नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ चलते हैं। पहला एडिटोरियल बात करता है अमेरिका की वर्ल्ड को लेकर के क्या पॉलिसी रही है। तो ये जो आर्टिकल है, वर्तमान में वर्ल्ड लेवल की क्या स्थिति चल रही है, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में किस प्रकार का चेंजेस हमको देखने को मिला है। पूरी वर्ल्ड का जो ऑर्डर है, पूरी विश्व की जो व्यवस्था है, वो एक मॉडर्न एज से होकर के गुजर रही है, नए दौर से होकर के गुजर रही है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो जो बोल देगा वही नियम है आज के समय में। जबकि पुरानी वाली व्यवस्था क्या थी उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1945 की हम बात कर रहे हैं। एक नई विश्व व्यवस्था बनाई गई थी, एक न्यू ग्लोबल ऑर्डर हमको देखने को मिला था, जिसमें देशों के बीच रिलेशन नियम और कानून के आधार पर तय होते थे। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यूनाइटेड नेशंस, इसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि IMF हुआ, विश्व बैंक हुआ, इनकी स्थापना करी गई थी। इस पुरानी व्यवस्था के 3 मुख्य हमको स्तंभ देखने को मिलते थे। वो कौन कौन से थे? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कलेक्टिव सिक्योरिटी, सोवर्निटी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस ने सब लोगों ने मिल करके कलेक्टिव रूप से इस सिस्टम को बनाए रखने की जिम्मेदारी ली थी। पहले के समय हमारे जो रिलेशन थे वो नियम और कानून पर आधारित थे। हम बहुत सारी संस्थाओं में विश्वास रखते थे, उनकी बात मानते थे। लेकिन इस व्यवस्था को चुनौती कैसे मिलती है? किसने इनकार कर दिया इस व्यवस्था को मानने से? 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और 2022 में यूक्रेन पर उसने हमला किया। ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन था, लेकिन रूस को रोकने के लिए पूरी जो दुनिया है वो प्रभावी कदम नहीं उठा पाया था। इस घटना ने दिखा दिया है कि बड़े और ताकतवर देश नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तीसरे नंबर की बात यह है, अमेरिका में क्या चेंजेस हमको देखने को मिला। तो देखिए, अमेरिका यूक्रेन का समर्थन कर रहा है, लेकिन अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका रूस की भाषा बोलने लगा। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशंस की जो बेसिक पॉलिसी है, इनको नज़रअंदाज कर रहा है, जिससे इंटरनेशनल लॉ सिस्टम कमज़ोर हो रहा है। चौथे नंबर में नई जो व्यवस्था आई है, जिसमें हम बोल रहे हैं शक्ति ही न्याय है। जिसके पास पावर है, कानून भी उसी का है। ट्रंप ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका को अलग करना शुरू कर दिया है, बाहर आना चालू कर दिया, जैसे WHO, पेरिस एग्रीमेंट, इसके अलावा कुछ ट्रेड एग्रीमेंट है, वहाँ से भी वो बाहर आ रहा। उसका उद्देश्य है कि मैं क्यों अपना पैसा यहाँ पर खर्चा करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यापारी लोगों की ही मैं मदद करूँगा। अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया है, जिससे वर्ल्ड लेवल का जो ट्रेड है वो इफेक्टेड हो रहा है। अब अमेरिका यूक्रेन का साथ छोड़ करके रूस से समझौता कर रहा है। ट्रंप की नीति दिखा रही है कि अब वर्ल्ड की स्थिति कैसी चल रही है। शक्ति ही कानून है, शक्ति ही नियम है, पावर इज द लॉ। यूरोप और एशिया पर क्या असर हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए, अमेरिका की नई नीति के कारण यूरोप को अब अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, क्योंकि अमेरिका अब उसकी मदद नहीं करेगा। रूस को यूक्रेन पर और आक्रामक होने की छूट मिल सकती है। चीन जो ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, अमेरिका के पीछे हटने पर उसे मौका मिल सकता है। भारत के लिए क्या चिंता की बात है? चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मान रहा है। अगर अमेरिका पीछे हट जाता है तो चीन भारत के खिलाफ आक्रामक रुख अपना सकता है। भारत को अब अपनी सुरक्षा और कूटनीतिक रणनीति को और मजबूत करने की जरूरत है। कंक्लूजन में, वे फॉरवर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि अमेरिका के नए रुख से विश्व राजनीति में बैलेंस गड़बड़ हो रहा है, पावर संतुलन बदल रहा है। रूस और चीन मजबूत हो रहे हैं, जबकि अमेरिका अपना प्रभाव कम करते जा रहा है। भारत को अपने हितों की सुरक्षित रखने के लिए स्वतंत्र
फ्री फॉरेन पॉलिसी अपनाना पड़ेगा, फ्री सेफ्टी वाली पॉलिसी हमको अपनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये वाला जो आर्टिकल है दोस्तों चर्चा करता है हमारे देश में इंडस्ट्री और वर्कर के बीच रिलेशन को बताता है। इंडस्ट्री हमेशा से चाहती है कि मैं अपने वर्कर को कम से कम पैसे में काम करा लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा घंटे तक उससे काम कराऊँ, जबकि वर्कर चाहते हैं कि हमें अच्छी खासी इनकम मिले ताकि हम हमारी बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर सकें, अच्छी तरह से एवरेज लाइफ हम जी सकें। वर्कर हमेशा यही डिमांड करते आ रहे हैं। भारत का औद्योगिक विकास कैसे हो रहा है, कैसे करके हमारी जो इंडस्ट्रियां हैं कम पेमेंट देकर के अपना काम चला रही हैं, और इससे वो ये सिद्ध करना चाहती हैं कि इससे प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा कम हो जाएगा यदि हम लेबरों को कम पैसा देते हैं, ज़्यादा घंटे काम करवाते हैं। तो ऐसा हमारी इंडस्ट्री का मानना है। क्या ये एक समस्या है या फिर इसका समाधान है इंडस्ट्री के लिए? क्या ये समाधान के तौर पर है? इस चीज़ को हमें यहाँ समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन से। भारत में उद्योगों का बड़ा हिस्सा सस्ते श्रमिकों पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये है बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जहाँ पर लेबर को कम पेमेंट देकर के काम कराया जा रहा है। लेकिन यदि लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचेंगे ना तो ये चीज़ इंडस्ट्री को नुकसानदेह साबित हो जाएगी। कंपनियां मजदूरों को कम वेतन और लंबे घंटे काम करवाकर अपने मुनाफे को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इससे इनोवेशन और प्रोडक्शन कैपेसिटी पर निगेटिव असर पड़ रहा है। एक चीज़ हमें यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है। भारतीय श्रमिकों की दुर्दशा के ऊपर चिंता करी जाती है। पंजाब के लुधियाना में एक अध्ययन के दौरान पाया गया है कि मजदूर दिन में 11 से 12 घंटे काम कर रहे हैं। जब काम का दबाव ज़्यादा रहता है तो उन्हें बिना किसी अवकाश के लगातार काम करना है। ठीक है, खाना खाने का टाइम, सोने का टाइम, बाथरूम जाने का टाइम, सब का टाइम गायब कर देंगे, खाली काम ही काम का टाइम चलेगा। घर लौटने के बाद वे अपने समय का अधिकांश हिस्सा खाना पकाने और यात्रा में बिता दे रहे हैं। भारत के कई उद्योगपतियों ने लंबे कार्य घंटों की डिमांड करी है। उनका कहना है कि 8 घंटे में हमारा नहीं हो पा रहा भैया, हम 12 घंटे काम लेंगे। इससे क्या होगा? इससे हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, और इस चीज़ का समर्थन सरकार करती है। सरकार को, क्योंकि सरकार मजदूरों की नहीं सुनती है, सरकार सुनती है बड़े बड़े उद्योगपतियों की। इसके बाद जो इंडियन इंडस्ट्री हैं ये सस्ते श्रम के, मतलब ये हमेशा से ही सोचते आ रहे हैं कि मुझे कम से कम पैसे देना है लेबर लोगों को। सस्ते श्रम पर अत्यधिक ये लोग निर्भर रहते हैं। भारत में उद्योग अभी भी सस्ती मजदूरी को अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस का मुख्य आधार बनाते हैं, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ कहती हैं कि टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन यदि है तो इससे हम अपने पदार्थ की कीमत, हमारे ऑब्जेक्टिव की कीमत को कम कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान ब्रिटेन में भी श्रमिकों का शोषण होता था, लेकिन बाद में श्रम कानून आए, टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ और श्रमिकों की स्थिति वहाँ पर सुधर गई। आप ये देख लीजिए कि जो विकसित देश हैं इनमें श्रमिकों के कार्य घंटे कम हैं और प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। जैसे अमेरिका में 38 घंटे एक सप्ताह में आपको करना है, जापान में 36 घंटे हैं और भारत में सबसे ज़्यादा 46.7 घंटे हैं। भारत के उद्योगपतियों ने ऑर्गेनाइज सेक्टर को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तब्दील करने के लिए पूरा प्रयास किया है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों के कार्य के घंटे निर्धारित नहीं हैं। उनको रिटायरमेंट के बाद कोई कहना चाहिए पेंशन नहीं मिलेगा, काम में नहीं जाएंगे तो निकाल दिया जाएगा, मतलब कोई काम की सिक्योरिटी नहीं रहती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों की। मतलब यहाँ पर श्रम कानून लागू नहीं होते हैं और यही हमारे देश की इंडस्ट्री चाहती है। छोटे और बड़े उद्योगों के बीच में हमको असंतुलन देखने को मिलता है। भारत में छोटे उद्योगों का शोषण हो रहा है। बड़े उद्योग छोटे उद्योगों से उत्पाद मंगवा रहे हैं लेकिन भुगतान में महीनों की देरी कर देते हैं, जिससे छोटे जो व्यवसायी हैं इनको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ जाता है। कई सारे छोटे उद्योग कच्चे माल की बढ़ती कीमत और आयात से मिल रही प्रतिस्पर्धा के कारण बंद हो जा रहे हैं। लोगों ने अपना काम धाम ही बंद कर दिया है। भारत के 70% से अधिक मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स असंगठित क्षेत्र में काम कर रही है।
अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर की संख्या हमारे देश में बढ़ते जा रही है, ये एक प्रमुख समस्या है। बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों में अब सरकारी कंपनियां वैकेंसी निकालना बंद कर दे रही हैं, लोग रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह में किसी को भर्ती नहीं ले रहे हैं। अब रिटायर हो गए हैं तो उनका काम कौन करेगा? उनका काम करेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर। उनको ना तो सही से ट्रेनिंग दी जा रही है, ना तो कार्य के दौरान डेथ होगी तो उसके बदले में किसी को नौकरी मिलेगी। और दूसरी बात यह है, पेमेंट इतना कम रहता है, 300 350 रुपया दिन का उनको मिल रहा है। अब उसमें यदि उस व्यक्ति की डेथ हो जा रही है तो उसको बिल्कुल भी कहना चाहिए जीरो की कैटेगरी में रखा जाता है कंपनियों के द्वारा। मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि वो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज से अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ हमारी सरकारी कंपनियां भी बढ़ रही हैं। बड़ी बड़ी महारत्न कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ। 2011-12 के बाद से फैक्ट्री सेक्टर में 56% नए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वर्कर बढ़ गए हैं। ठीक है, 56% नए श्रमिक ठेके पर रखे गए हैं। ठेके पर काम करने वाले मजदूरों को नियमित श्रमिकों की तुलना में कम वेतन मिलता है, सोशल सिक्योरिटी भी नहीं रहती है। मजदूरों का वेतन बहुत कम है, लेकिन काम तो यही लोग निकाल करके दे रहे हैं। मेहनत वाला काम, जहाँ पर सेफ्टी की बात आ जाती है, अनसेफ वाली कंडीशन में भी यही लोग काम करते हैं, लेकिन उस हिसाब से इनको दाम नहीं मिलता है। 2019-20 में भारतीय फैक्ट्री सेक्टर में लाभ का हिस्सा 31.6% था। 21-22 में 46.4% बढ़ गया। लाभ बढ़ रहा है, लेकिन मजदूरों की सैलरी नहीं बढ़ रही है। ये चीज़ दिखाती है कि उद्योग केवल श्रम लागत घटाकर मुनाफा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो कोई न्यू टेक्निक नहीं ला रहे हैं। गारमेंट इंडस्ट्री की यदि हम बातचीत करें तो देखिए, भारत में सस्ते श्रम की उपलब्धता के बावजूद वस्त्र उद्योग हमारा ठप पड़ गया। हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं, हमसे आगे है कहीं बांग्लादेश। 20 सालों से भारत का वैश्विक वस्त्र निर्यात, मतलब हम वर्ल्ड को कितना वस्त्र निर्यात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो मात्र 3% पर है। चीन, बांग्लादेश और वियतनाम इस क्षेत्र में भारत से कहीं बेटर प्रदर्शन कर रहे हैं। उद्योगपतियों ने इंडस्ट्री को आधुनिक बनाने और तकनीकी नवाचारों को अपनाने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। सस्ते श्रम पर निर्भरता ने भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा से पीछे धकेल दिया है। अब हम बात कर लेते हैं दीर्घकालिक प्रभाव क्या पड़ेगा और इसका क्या समाधान हो सकता है। सबसे पहली चीज़ जो हमको यहाँ दिखाई दे रही है वो नकारात्मक प्रभाव की है। नवाचार की कमी, इनोवेशन की कमी। जब श्रमिक को मैं कम मजदूरी दे रहा हूँ, उसमें मेरा काम चल जा रहा है, तो मैं क्यों नई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आऊँगा। भारत में उद्योग सस्ते श्रमिकों पर निर्भर हैं, जिससे नई तकनीक और कुशल मैनेजमेंट को बढ़ावा नहीं मिल रहा है। खरीदने की क्षमता घट रही है। कम वेतन और ज़्यादा श्रम से मजदूरों की उपभोक्ता क्रय शक्ति जो रहती, परचेसिंग पावर कम हो जाती। जब मेरी जेब में पैसा ही नहीं आ रहा है तो मैं खर्चा कहाँ से करूँगा। इसके अलावा हम वर्ल्ड लेवल पर पिछड़ जाते हैं। सस्ते श्रम पर निर्भरता के कारण भारत कई सारी टेक्निक को नहीं अपना पा रहा है, प्रोडक्शन की मेथड्स को नहीं अपना पा रहा है, जिससे वो चीन और अन्य देशों से अभी भी पिछड़ जा रहा है। इसके क्या संभावित समाधान हो सकते हैं, ये हमारे लिए यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले नंबर की बात ये है, इनको बढ़िया पेमेंट दीजिए। सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए। यदि उसकी डेथ हो गई तो उसके परिवार वाले को, एक सदस्य को आप नौकरी दीजिए। इसके अलावा इनोवेशन को हमें अपनाना है। श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करना है। कोई भी इंडस्ट्री किसी भी वर्कर का शोषण ना कर सके। इसके अलावा छोटे और जो मध्यम उद्योग हैं, एमएसएमई, इनको ज़्यादा सपोर्ट देने की ज़रूरत है, ताकि बड़े उद्योगों की मनमानी से वो लोग बच सकें। इसके अलावा श्रमिक लोगों का स्किल डेवलपमेंट, सेफ्टी की ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। वे फॉरवर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि भारत का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सस्ते श्रम पर अत्यधिक निर्भर होकर अपने ही विकास को बाधित कर रहा है। कंपनियां लेबर कॉस्ट को घटा करके मुनाफा बढ़ाने पर ध्यान दे रही हैं, लेकिन इससे देश का जो औद्योगिक और टेक्निकल डेवलपमेंट है वो कमज़ोर हो रहा है। यदि भारतीय उद्योगपतियों ने जल्द ही इस पर ध्यान नहीं दिया तो भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा में और भी पिछड़ जाएगा। उद्योगों को सस्ते श्रम की बजाय नई तकनीकें,
नवाचार, कुशल मानव संसाधन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि लॉन्ग टर्म और टिकाऊ विकास संभव हो सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हम आगे बढ़ सकें। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो हिस्सा है हमारा वो न्यूज़ का सेक्शन है, जिसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं आज यूनेस्को हेरिटेज टैग के लिए आवेदन लगाया गया है। मतलब शिवाजी के जो किले हैं उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिलना चाहिए, ऐसा आवेदन महाराष्ट्र की सरकार ने यूनेस्को के ऑफिस में लगाया है। एक डेलीगेशन की टीम है जिसमें शामिल थे, जिसको लीड कर रहे थे महाराष्ट्र के कल्चर मिनिस्टर आशीष शेलार। ये पेरिस गए हैं ताकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिल सके छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 फोर्ट्स को, ऐसा ऑफिशियल्स की तरफ से जानकारी प्राप्त हुई है। 4 मेंबर का जो डेलीगेशन था वो पेरिस गया हुआ है। कब? 22 फरवरी से 26 फरवरी तक ये लोग रहेंगे। एंड स्टेट ने सबमिट किया है एक प्रपोजल जिसका कॉन्सेप्ट है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, ताकि ऑब्टेन किया जा सके यूनेस्को स्टेटस इन फोर्ट्स के लिए। वहीं यदि हम बात करें कौन कौन से फोर्ट्स हैं जिनके लिए ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमको मिलने वाला है, तो यहाँ पर अलग अलग जगह में लोकेटेड सभी फोर्ट्स को शामिल किया गया है। इनके नाम हम देख लेते हैं। जैसे कि लोहगढ़, सालेर, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, पनहला, शिवनेरी, सिंधुदुर्ग और श्रवणदुर्ग, विजयदुर्ग, खंडेरी एंड जिंजी, जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड हैं। इनको सबको कहना चाहिए लिस्ट में शामिल किया गया है कि इन सभी को इस प्रपोजल में शामिल किया जाए और इन सब को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिले। यदि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इनको मिल जाता है तो फ़ायदा ये रहता है कि आने वाले समय में टूरिज्म का जो सेक्टर है बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इनको संरक्षित करने की भी जिम्मेदारी कहना चाहिए अब यूनेस्को की तरफ से होने लगती है। वहीं यदि हम इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी की बात करें यूनेस्को हेरिटेज टैग के बारे में, जिसको हिंदी में यूनेस्को विरासत टैग बोला जाता है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। विश्व धरोहर स्थलों को पहचानता है, उनको संरक्षित करने के लिए विश्व धरोहर सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट तैयार करता है। ये सूची उन स्थलों को मान्यता देती है जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या नेचुरल दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर टैग आखिर होता क्या है? ये टैग यदि किसी जगह को मिल गया है, इसका मतलब ये है वो जगह मानवता की साझा विरासत का हिस्सा है। मतलब सब लोग मिल करके इसको सेफ करके रखेंगे, इनका संरक्षण करेंगे। इसका सारा का सारा काम, मेंटेनेंस का काम कहीं टूट फूट हो गई है तो वो काम वर्ल्ड लेवल पर होगा। ये टैग किसी भी देश की सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपदा को वर्ल्ड लेवल पर मान्यता दिलाता है। ये उनके संरक्षण के लिए आवश्यक फाइनेंशियल और टेक्निकल सहायता भी प्रदान करता है। ये कहना चाहिए 3 मुख्य श्रेणी होती हैं इसकी। पहले नंबर के अंतर्गत आता है कल्चरल हेरिटेज साइट, जैसे कि इमारत, मंदिर, महल, गुफा, स्मारक। उदाहरण के तौर पर ताजमहल, अजंता एलोरा की गुफाएं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। नेचुरल हेरिटेज साइट की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय उद्यान, वन, पर्वत, झरना ये सब आते हैं, जैसे कि कांजीरंगा ग्रेट बैरियर रीफ हो गया, सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान। तीसरे नंबर में आ जाते हैं मिक्स। वे स्थल जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों ही दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जैसे कि नंदा देवी, फूलों की घाटी, माचू पिच्चू, ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने की प्रक्रिया कैसे रहती है? कैसे करके कोई भी जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाता है? सबसे पहले नॉमिनेशन होता है। प्रत्येक देश को अपनी सांस्कृतिक या फिर प्राकृतिक धरोहर स्थलों का प्रस्ताव भेजना पड़ता है, आपको जाना पड़ेगा। जैसे कि अभी महाराष्ट्र की तरफ से पेरिस गए हुए हैं 4 लोगों का डेलीगेशन। फिर इसका एवोल्यूशन किया जाता है। इनकी जो टीम होती है
अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ समितियां स्थलों का अध्ययन करके उनकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विशेषताओं का आकलन करती है। इसके बाद डिसीजन लिया जाता है। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है हर साल बैठक करके ये तय करेगी कि कौन कौन से नए स्थल को हम इस लिस्ट में शामिल करेंगे। प्रोटेक्शन एंड मॉनिटरिंग, सूची में शामिल स्थलों का प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट करने के लिए इम्पोर्टेंट कदम फिर उठाए जाते हैं। भारत में कितने स्थल ऐसे हैं जो कि इसमें शामिल हैं? तो भारत में कुल 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं 2023 तक, जिनमें से 34 सांस्कृतिक हैं, 7 नेचुरल हैं और 1 है मिक्स कैटेगरी वाला। अब हम बात यदि कल्चरल जगह कौन सी? ताजमहल, खजुराहो, हम्पी, कोडार, कसोर मंदिर, अजंता, एलोरा की गुफाएं। नेचुरल तौर पे देखा जाए कांजीरंगा शामिल है, सुंदरबन शामिल है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल। फिर मिश्रित में कौन आ जाता है? नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। यदि किसी जगह को वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिल गया है तो क्या फ़ायदा होगा? इंटरनेशनल मान्यता मिल जाएगी, पर्यटन में वृद्धि होगी, संरक्षण के लिए आपको रुपए पैसे मिलेंगे, टेक्निकल सहायता मिलेगी। इसके अलावा स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार हमको देखने को मिलता है। चुनौती और संरक्षण के उपाय की बात करें तो कई सारे विश्व धरोहर स्थल में अतिक्रमण हो रहा है, जलवायु परिवर्तन से बिल्डिंगें खराब हो रही हैं, प्रदूषण के कारण नुकसान हो रहा है। यूनेस्को और संबंधित सरकारें इनके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास कर रही हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और सस्टेनेबल टूरिज्म जैसी रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। स्पोर्ट्स वाले सेक्शन की तरफ यदि हम जाएंगे तो देखिए जो बुमराह हैं भारतीय क्रिकेटर, इनको आईसीसी अवार्ड मिला है 2024 के लिए। मतलब इंडिया पाकिस्तान मैच के पहले की ये बात बताई जाती है इसमें। तो देखिए संडे के दिन की बात ये बताई जा रही है, जसप्रीत बुमराह को संडे के दिन आईसीसी ऑनर प्रोवाइड किया गया है। इसमें इंक्लूडिंग है मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसको चुना गया है? जसप्रीत बुमराह को। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मतलब मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी मिला है, मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी मिला है। बिफोर द स्टार्ट ऑफ द चैम्पियंस ट्रॉफी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, 31 साल के हैं बुमराह, ठीक है। ये प्रेजेंट रहे थे इस अवार्ड को कलेक्ट करने के लिए, जिसमें इंक्लूड है ए प्लेस इन मेंस टेस्ट एंड T20I टीम फॉर 2024। इसके बाद विराट कोहली से भी रिलेटेड एक न्यूज़ आई है जिसमें बताया जाता है कि भाई कोहली बन गए हैं बिकम्स द क्विकेस्ट टू क्रॉस द 14,000 रन इन ओडीआई। ओडीआई में 14,000 रन सबसे तेज़ी से बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में ये लोग शामिल हो गए हैं। विराट कोहली वेंट पास द 14,000 मार्क इन ओडीआई रन्स ड्यूरिंग हिज नॉक अगेंस्ट पाकिस्तान। अब इन्होंने ये जो अचीवमेंट अचीव किया है वो 287 इनिंग इन्होंने मैच खेले हैं, तब जाकर के 14,000 रन को ये क्रॉस कर पाए हैं। तो ये बन गए हैं फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच द माइलस्टोन। वहीं यदि हम बात करें इनके पहले भी और कोई लोग हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, जैसे कि आप देख सकते हैं कौन कौन है इसमें शामिल। सचिन तेंदुलकर 18,426 रन इनके बने थे। कुमार संगकारा के रन थे 14,234। ये केवल मात्र 2 प्लेयर हैं जिन्होंने 14,000 को क्रॉस किया है और कोहली से आगे हैं। लेकिन यदि कोहली कंटिन्यू खेलते रहते हैं मैच तो इनसे भी वो आगे निकल जाएंगे। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर ने ये जो चीज़ हासिल करी है वो उन्होंने खेले हैं कितने 350 ओडीआई। और इनकी जो कुमार संगकारा की यदि हम बात करें तो कुमार संगकारा ने 378 इनिंग में ये अचीवमेंट प्राप्त किया था।